हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने क्विक रिवीजन करवाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनका भी मैं रिवीजन करवाऊंगी। तो यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें लिए थे और आज की वीडियो में मैंने 11 इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, यानी 11 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कल के वीडियो में 10 लिए थे, आज की वीडियो में 11 टॉपिक लिए हैं। तो लगभग आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा जिनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो कौन कौन से हैं वे टॉपिक? कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, घड़सीसर से प्रश्न तो अभी 21 जनवरी वाले पेपर में पूछा गया था। बावड़ी, पोचमपल्ली, घरों के प्रकार, पश्मीना शॉल और राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन, ये टॉपिक हैं। इनका मैं जल्दी जल्दी से रिवीजन करवा देती हूँ। वैसे ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला टॉपिक कर्णम मल्लेश्वरी है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक तो सीधा ही प्रश्न पूछा गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो वेट लिफ्टर हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश की ये रहने वाली हैं, तो इनके बारे में ये आपको याद रखना है। चलिए इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक बार पढ़ लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। ये 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। उनकी 4 बहनें भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इन्होंने कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, जिनमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो इन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें 11 स्वर्ण पदक हैं। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट है, ये आपको याद रखना है। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इस पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, तो ये भी आपको याद रखना है। और 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये बातें आपको कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में याद रखनी है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब जानेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। अब जान लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। अब ये दूसरी हैं, तो पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कल्पना चावला हैं, आपको ये याद रखना है। और ये भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गईं। आगे लिखा है, इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बने। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। इन्होंने कुछ अनुभव बताए हैं अंतरिक्ष के। तो इन्होंने क्या बताया है कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचते हैं।
पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता, खाने के पैकेट भी उड़ते रहते। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते। तो ये सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में वो रही हैं और वहां पर क्या क्या परेशानियां और क्या क्या उन्हें सीखने को मिला है। तो ये तो सुनीता विलियम्स के बारे में जान लिया। आपको याद रखना है कि ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है, पहली महिला कल्पना चावला है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बछेंद्री पाल। अगला टॉपिक है बछेंद्री पाल। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा और विश्व की 5वीं महिला हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि ये 23 मई 1984 को पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पर, इन्होंने कदम रखा था। ये डेट आपको याद रखनी है, सन भी याद रखना है। और ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अब जान लेते हैं सूर्यमणि के बारे में। इन्हें जंगल की बेटी कहा जाता है। तो सूर्यमणि झारखंड राज्य की रहने वाली हैं, जो झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस की टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थीं। सूर्यमणि ने स्कॉलरशिप प्राप्त करके बीए पास किया। कॉलेज में उनकी मुलाकात वासवी दीदी से हुई, जो एक पत्रकार थीं। सूर्यमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया। तो इन्होंने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया है। आगे लिखा है, सूर्यमणि ने 21 वर्ष की उम्र में वासवी दीदी के साथ मिलकर एक केंद्र खोला और इसका नाम रखा तोरांग। कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा चुका है कि कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है, तो जंगल होता है। तोरांग का अर्थ जंगल किस भाषा में है, तो ये भी पूछा गया है कि कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल है। जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में और जान लीजिए। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करे। तो प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में जो सही कथन है उन्हें बताइए। तो आपको याद रखना है कि जो लोग 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीजों पर हक है, और यह आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब जान लेते हैं फौजी वहीदा के बारे में। इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। तो आपको याद रखना है, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। इनके नाम में प्रिज्म
शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि वे इसी तरह अपनी पहचान बनाएं, तो इसीलिए ये नाम उन्हें उनके पिता ने दिया, वहीदा प्रिज्म। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है घड़सीसर। तो इससे प्रश्न 21 जनवरी वाले पेपर में पूछा गया है, जो अभी पेपर 21 जनवरी 2024 को हुआ था। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानना बहुत आवश्यक है। तो लिखा है, जैसलमेर के राजा घड़सी ने लगभग 650 वर्ष पहले लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता। जब वह भी भर जाता तो पानी उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। इसी क्रम से पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंच जाता। तो इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे और इनका भरने का क्रम कैसा था? जब पहला तालाब भरता तो पानी बहकर उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता, फिर वह भी भर जाता तो उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। तो इसी प्रकार क्रम से पानी सबसे नीचे वाले तालाब तक पहुंच जाता। घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। आज के समय में घड़सीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गईं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की न ना जाकर बेकार बह जाता है। तो आज के समय में घड़सीसर जो है उजड़ से गए हैं। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं और जो पानी यहाँ इकट्ठा होता था वह अब तालाब की तरफ नहीं जाता है, बेकार बह जाता है। अगला टॉपिक है बावड़ी। तो बावड़ियों को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इनमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए इन्हें सीढ़ीदार कुआं कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी ऊपर खींचना नहीं पड़ता बल्कि लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए ये सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थीं। उन्नीस 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में सूखा पड़ गया था। तब इन बावड़ियों को याद किया गया। कुछ साल बाद जब बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई तो बावड़ियों को फिर से भुला दिया गया। तो 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ गया तो बावड़ियों की याद लोगों को आ गई, लेकिन जब बारिश हुई, पानी की परेशानी कम हो गई तो बावड़ियों को लोगों ने फिर से भुला दिया। तो आपको याद रखना है कि ये सीढ़ीदार कुएं हैं। इनमें पानी ऊपर नहीं खींचना पड़ता था, लोग स्वयं पानी तक पहुंच सकते थे क्योंकि सीढ़ियां बनाई गई थी। और पुराने समय में लोग काफिले बनाकर यात्रा करते थे, तो लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है पोचमपल्ली। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने प्रैक्टिस देखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको पता है कि इससे प्रश्न बनता है। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पोचमपल्ली किस राज्य का हिस्सा है? तो तेलंगाना का है, ये आपको याद रखना है। इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इस गांव में रहने वाले काफी पुराने समय से यह कार्य कर रहे हैं। बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं और सूती धागे से भी साड़ियां, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। और पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन
इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की सॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। जैसे पोचमपल्ली एक क्षेत्र है, उसका नाम है, जगह का नाम है, तो इस बुनाई का नाम भी पोचमपल्ली रख दिया गया। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ की जो चीज़ें हैं उसी इलाके के नाम से मशहूर हो गई हैं, जैसे कुल्लू की सॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है पश्मीना शॉल। इससे भी प्रश्न बन जाता है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। पढ़ा तो मैं पहले डिटेल में चुकी हूँ, लेकिन ये रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। तो चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। यानी कि जो चांगपा लोग हैं ये ऊंचाई पर रहते हैं जहाँ पर बहुत सर्दी होती है, और ये बकरियां जितनी ठंडी जगह पर और ऊंची जगह पर रहेंगी, इनके बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। इस बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। तो बहुत ही पतले और नरम बाल होते हैं इस बकरी के, और इसी के बालों से ऊन बनाई जाती है और उसी से बनाई जाती है पश्मीना शॉल। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, और ये शॉल बहुत पतले होते हैं। इन शॉल की बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक पश्मीना शॉल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, और एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। तो इतना आपको पश्मीना शॉल के बारे में याद रखना है। अब घरों की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए एक बार घरों की विशेषताओं के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो श्रीनगर में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो श्रीनगर में लोग पहाड़ पर, पानी पर और तरह तरह के घरों में रहते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 9 फुट होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जिग्सा पजल जैसा डिजाइन किस में बनाया जाता है? तो खत्म बंद जो डिजाइन है उसमें जो डिजाइन बनती है ये जिग्सा पहेली जैसी बनती है। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इनमें कमरे भी अलग अलग होते हैं। यहाँ के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। तो हाउस बोट कश्मीर में भी पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए चलते हैं और राज्यों की जो घरों की विशेषताएं हैं उनको पढ़ते हैं। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं? मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ आमतौर पर घर लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं। यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, पर्वतीय इलाका है ये, तो आपको याद रखना है कि घर लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं। अब असम के घर से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में पानी नहीं भरता और बाढ़ का पानी भी घर के अंदर नहीं आता। घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। छतें पेड़ के तनों से तिरछी यानी ढालू बनाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो भी लकड़ी की ही बनाई जाती हैं। यानी जो घर हैं मजबूत बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है इसलिए। आगे लिखा है राजस्थान। तो राजस्थान में घर जो हैं मिट्टी के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। राजस्थान में बारिश भी कम होती है और गर्मी वहाँ पर बहुत अधिक होती है, तो इसीलिए घर ऐसे बनाए जाते हैं मोटी मोटी दीवारों के कि जो सूर्य की गर्मी है वो अंदर प्रवेश ना करे, और घरों की जो छतें हैं
वह कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। लेह और लद्दाख के घरों की क्या विशेषताएं हैं, तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो जान लेते हैं, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखते और चारों ओर सूखा ठंडा मैदान दिखाई देता। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख में स्वागत को जूले कहा जाता है। लद्दाख में घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। घर पत्थरों के बने होते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं तथा फर्श और छत लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो 2 मंजिला इमारतें बनाई जाती हैं यहाँ पर। जो ऊपर वाली मंजिल होती है उसमें घर के सभी सदस्य रहते हैं और जो निचली मंजिल है उसमें जानवरों और जरूरी सामान को रखा जाता है। जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सभी सदस्य भी नीचे की मंजिल में रहने चले आते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं लगी होती और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं। तो लद्दाख के घरों की विशेषताएं आपको याद रखनी है। 2 मंजिला घर बनते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर घर के सभी सदस्य रहते हैं। नीचे जानवरों को और जरूरी सामान को रखा जाता है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। दीवारें पत्थर की बनाई जाती हैं, एक के ऊपर एक रखकर, और जो छत और सीढ़ियां होती हैं ये लकड़ी की बनाई जाती हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो घर के सभी सदस्य भी नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इग्लू क्या होता है, तो एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो घरों से जो भी प्रश्न बन सकते हैं इससे बाहर नहीं बनेगा। जितने भी महत्वपूर्ण घरों की विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है राज्यों के प्रसिद्ध पकवान। तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनको भी। सबसे पहले पकाने के तरीके हैं भोजन के, क्या क्या हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर, सेंक कर। तो ये तो तरीके हो गए। अब हर राज्य का एक प्रसिद्ध पकवान है। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी और टैपियोका खाया जाता है। ये आपको याद रखना है। टैपियोका वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, इसे कसावा भी कहते हैं। और केले के फूलों की सब्जी भी वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। इस तरीके से बनते हैं ये पकौड़े। तो महाराष्ट्र में याद रखना है सहजन के फूल के पकौड़े। गुजरात में खाया जाता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हैं और आपको वहां पर बेचने वाले क्या बेचते दिखेंगे खाने पीने की वस्तुओं में। तो आपको याद रखना है वहां स्टेशन पर मिलता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा खाया जाता है और बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। उत्तराखंड में मंडुआ की रोटी और फानू खाना पसंद करते हैं वहाँ के लोग। बंगाल में झींगे आलू पोस्ते खाना पसंद करते हैं। तमिलनाडु में उत्तपम खाना पसंद करते हैं। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पकाया कर खाया जाता है। ये पूछा गया है कई बार कि सरसों के तेल में मछली को पकाकर कहाँ खाया जाता है, तो कश्मीर में खाया जाता है।
गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है, तो ये अंतर आप लोगों को याद रखना है। नारियल के तेल में पकाकर समुद्री मछली गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फैन कहते हैं। तो ये हांगकांग देश का एक व्यंजन है, सांप से बनाया जाता है जिसे लिंग हु फैन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में कुल 11 टॉपिक थे जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया है, यानी क्विक रिवीजन आपका कराया है। इसके पहले ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले वाला वीडियो भी अवश्य देख लीजिए।